गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट फैक्ट्री इंस्टीट्यूट फिर से आपके सामने एक अच्छा लेक्चर लेके आ गया है। थोड़ा दीपावली का ब्रेक हो गया था तो हम लोग भी दीपावली सेलिब्रेशन में लग गए थे। हमारे स्टूडेंट्स ने भी दीपावली का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा करा। सीरियसली में हमने सोचा नहीं था कि 11th 12th और टारगेट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इतना अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे। तो फाइनली आफ्टर सेलिब्रेशन दीपावली ब्रेक के बाद हमारी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं। ऑफलाइन तो स्टार्ट पहले से हो गई थी 2-4 दिन पहले, ऑनलाइन भी आज हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के, मैं फिजिक्स का फैकल्टी शशांक चक्रवर्ती, आपका शशांक चक्रवर्ती, मैंने आपके लिए लेक्चर जो था वो छोड़ा था किसके ऊपर, आपके यूनिट के ऊपर छोड़ा था। किसकी? चार्ज की यूनिट पे छोड़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। मतलब 12th स्टैंडर्ड का जो लेक्चर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट्स ऑफ चार्ज पे बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए अपन यूनिट्स ऑफ चार्ज, तो यहाँ से अपन बात करते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज, इस पे काम करते हैं अपन यूनिट्स ऑफ चार्ज। जरा बैठे देखें इसको आराम से। चार्ज की यूनिट क्या हो सकती है? ये चार्ज आएगा, चार्ज को हम दिखाते हैं क्यू से। क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। ये हम 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हैं। क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, तो हम इसको 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए। तो क्यू हमारे पास किसका आ गया? यहाँ से देखें हम, ये तो हो गया हमारे पास क्यू, ये हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। तो अगर हमसे कोई पूछे क्यू की यूनिट क्या है तो हम क्या जवाब दे सकते हैं? एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये यूनिट आ सकती है यूनिट ऑफ चार्ज। फर्स्ट एक ये चीज आ गई। दूसरी क्या हो सकती है हमारे पास? इसी चीज को अगर अपन कन्वर्ट करें क्यू को, हम दिखाते हैं 1 कूलॉम। ये आपके पास एसआई यूनिट है। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो एसआई यूनिट के हिसाब से अपन बात करें तो एम्पियर इनटू सेकंड। यहां से अब एम्पियर इनटू सेकंड आ रहा है, तो अगर इसके हिसाब से काम करें तो एम्पियर इनटू सेकंड में देखें आप, यहां से अगर मैं 1 कूलॉम की बात करूं, 1 कूलॉम बराबर एम्पियर इनटू सेकंड को आप लिखें 1/60 इंटू 60, यहाँ पे लिख दिया मैंने आवर। सेकंड को किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने आपके सामने? आवर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर यहाँ से देखें तो 1 एम्पियर इंटू आवर बराबर आ गया आपके पास 3600 कूलॉम। तो एक यूनिट तो आपके पास ये होगी और आपको यहाँ पे वैल्यू भी पता लगी कि साहब ये वैल्यू होगी। दूसरी यूनिट की बात करें यहीं से, अगर कोई हमसे बोले कि 1 एम्पियर इंटू कूलॉम में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, इसको आपने बोल दिया कि हमारे पास एमकेएस भी बोल सकते हो और इसको हम एसआई यूनिट भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आगे बढ़े यहीं से, एक तो फर्स्ट यूनिट तो ये हो गई। सेकंड यूनिट की बात करें हम यहीं से, सेकंड यूनिट के दम पे अगर अपन चले तो हमारे पास यूनिट क्या हो सकती है? यहाँ से 1 कूलॉम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, ये आपने लिखा। तो यहां से हमारे पास आ सकती है एम्पियर, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, ये चीजें जाएगी। तो एक तो आ गया 1 एम्पियर इंटू और इंटू 3600 कूलॉम, और एक आपके पास इसी से बन जाती है यहीं से 1 फैराडे। तो ये चीज बराबर हो जाती है 1 फैराडे। बस क्या बात हो जाती है? 1 फैराडे आपका किसके बराबर हो जाता है? 96500 कूलॉम के बराबर हो जाता है। तो हमारे पास ये सेकंड यूनिट हो गई। तो आपके पास दो चीज आ गई। एक तो पहला पॉइंट तो आ गया कि 1 कूलॉम किसके बराबर हुआ, मतलब क्या है कि आपके पास 1 एम्पियर इंटू आवर किसके बराबर हुआ? 3600 कूलॉम के बराबर हुआ। दूसरी यूनिट क्या आ गई? 1 फैराडे बराबर 96500 कूलॉम। ये बेटा लार्ज यूनिट में काउंट होता है, लार्ज यूनिट इसकी चार्ज की लार्ज यूनिट में काउंट होता है। तीसरी यूनिट की बात करें हम यहीं से, अगर हम यहीं से बात करें तो हम इसको किस पे दिखा सकते हैं? माइक्रो कूलॉम के अंदर। माइक्रो कूलॉम, इसको आप लिखते हो माइक्रो कूलॉम। इसी को हम दिखा सकते हैं नैनो कूलॉम के अंदर। तो नैनो कूलॉम को लिखते हैं N/C, ये हो गया नैनो कूलॉम। ठीक, इसी को आप लिख सकते हो मिली कूलॉम, तो आप ये हो गया मिली कूलॉम। ये स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब ये किसमें काउंट होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट में काउंट होती है। किसकी में? चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट में काउंट होती है। तो 1 माइक्रो कूलॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁴
1 नैनो कूलम्ब किसके बराबर होता है 10⁻⁻9 कूलम्ब के। 1 मिली कूलम्ब किसके बराबर होता है 10⁻³ कूलम्ब के। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ये सारी यूनिट भी आ सकती है, ये भी किसमें आती है SI में। अभी तक मैंने आपके सामने सारी की सारी जितनी यूनिट दिखाई सब SI की दिखाई, मैंने कोई भी आपके सामने CGS यूनिट नहीं दिखाई। अब बात करते हैं अपन CGS यूनिट में। जैसे आप CGS यूनिट में आते हो, CGS यूनिट में मैंने आपको देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ना चालू किया सबसे पहले एक बात बताई कि ब्रांच का नाम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यही से हमारे पास आ जाती है एक तो होती है EMU और एक होती है ESU। तो EMU को आप बोलते हो EMU और ESU। EMU को बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और ESU को आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लगती है। और यहाँ पे इसके बजाय हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, एक और नाम देते हैं इसको स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब भी बोल सकते हो यहाँ पे, और इसी को आप एब कूलम्ब भी बोल सकते हो। तो आप देखेंगे चारों यूनिट जो काउंट होती है ये CGS में काउंट होती है। अब CGS में जिसको पता हो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड बोलते हैं, जैसे इसको MKS बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, या SI सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं, वैसे CGS यूनिट भी होती है। तो ये चार यूनिट होते हैं आपके पास CGS यूनिट होती है। अब जरा इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको इनका रिलेशन बताता हूँ। इनका रिलेशन तो मैंने सारा आपको समझाया ही नहीं, इनका रिलेशन और बताता हूँ। जरा सा नोट कर ले फटाफट से, पॉज करके नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहीं से आपके सामने। तो देखिए यहीं से आगे हमारे पास हाथ बढ़ते हैं, इसको हटा दूंगा। इसी CGS यूनिट को समझा रहा हूं आपके सामने। तो CGS यूनिट की बात करें तो हमारे पास क्या होता है 1 कूलम्ब इक्वल टू 10⁻1 कूलम्ब इक्वल टू, यहां से हमारे पास कितना आ जाता है 1 कूलम्ब इक्वल 3 × 10⁻9, 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर 1 कूलम्ब इक्वल टू, यहीं से हमारे पास आ जाता है 1/10 EMU, ये दोनों भी आ जाते हैं। तो 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁻9 आपके पास ESU आ चुका है, और 1 कूलम्ब इक्वल टू 1/10 EMU आ चुका है। ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब मैं आपसे यहीं से काम करवाता हूँ कि अगर हम इसके हिसाब से दिमाग में फिट कर लें तो हमारे पास एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन, यहीं से बात करते हैं रिलेशन बिटवीन EMU एंड ESU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से 1 EMU डिवाइड बाय 1 ESU। अब 1 EMU की बात करें तो 1 EMU बराबर कितना होता है 10 कूलम्ब। हो जाए 1 EMU बराबर 10 कूलम्ब हो गया। यहाँ देखो ना 1 EMU बराबर इसको 10 कूलम्ब करो, और 1 ESU बराबर कितना आ जाएगा 1/3 × 10⁻9 कूलम्ब आ गया। अब आप कूलम्ब से कूलम्ब कट गया, इसको ऊपर भेजो, कितना आया 3 × 10⁻9 × 10⁻1। तो हमारे पास आ गया 1 EMU डिवाइड बाय 1 ESU इक्वल टू 3 × 10⁻10। और बेटा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूँ, दीपावली में ब्रेक पर जाने से पहले भी मैंने आपके साथ लेक्चर दिए थे, और लेक्चर में मैंने यही बोला था कि हम नीट और IIT JEE के जितने भी लेक्चर बना रहे हैं उसमें हम मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिनमें आने की नीट 2023 और JEE 2023 के अंदर चांसेस है। तो फिर आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि 1 EMU अपॉन 1 ESU का रेशियो कितना होता है। तो 3 × 10⁻10 इसका रेशियो होता है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, और इसको आपको रिमेंबर याद रखना है, कीप इन माइंड। इसके लिए फॉर नीट 2023 या JEE 2023 बिल्कुल दिमाग में रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि EMU अपॉन ESU। अगर आपसे इसका उल्टा पूछ लें तो आप टेंशन ना लें, अगर आपसे कोई इसका उल्टा पूछे तो उल्टा लेते ही आप इस मामले में टेंशन ना लें कि यार सर उल्टा पूछे तो क्या होगा। अरे रिवर्स ही तो पूछेगा, ज्यादा क्या करेगा, वो पूछेगा 1 ESU डिवाइड बाय 1 EMU कितना होगा, तो आप इसका उल्टा कर देना 3 × 10⁻10। इसको आप क्या लिख सकते हो 0.33 × 10⁻−10, ये आ जाएगा 1 ESU डिवाइड बाय 1 EMU।
तो ये दोनों चीजें होगी, इसको नोट कर लो। फाइनली हमने यूनिट ऑफ चार्ज भी ओवर कर लिया है, ठीक है। अब एक लास्ट बचता है जिसको हम डायमेंशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, तो मैं डायमेंशन ऑफ चार्ज भी आपको बता देता हूँ यहीं से। डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज यहां से काम करते हैं। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्यू बराबर कितना होता है बेटा, आई इंटू टी। तो आई को हम लिखते हैं एम्पियर में, e रेज़ टू पावर 1, और यह टी टाइम को लिखते हैं कैपिटल टी से, तो t रेज़ टू पावर 1। तो चार्ज की डायमेंशन कितनी आ गई मेरे पास, c1 t1। हिंदी मीडियम वाले अगर देख रहे हो तो इसको हम विमा बोलते हैं, उसको हम इकाई बोलते हैं। तो इकाइयां तो हमारे सामने क्लियर सारी की सारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये तो इसी फॉर्मेट में काम करेंगी। यही से आगे a1 t1, तो बेटा ये भी हमारे दिमाग में रखने की बात होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही से हम किसी के भी नाम पे काम करते हैं, नोट कर लिया इसको, आगे बढ़ते हैं। अब हम चालू करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे नीट के हिसाब से भी है, जेईई के हिसाब से भी है, 12th बोर्ड के हिसाब से भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप बोलते हो कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। कूलॉम्स लॉ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी काम मैंने आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज भी बताई, मैंने आपको चार्ज के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, चार्ज से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया, चार्ज की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अब फाइनली हम कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चीज, कूलॉम्स लॉ को हमारे लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार मार्क करके मैं काम कर रहा हूँ, और जरा इस पे ध्यान दें। कूलॉम्स लॉ बस सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, किसमें किया गया, वैक्यूम में किया गया, निर्वात में किया गया। हिंदी मीडियम वाले अगर देख रहे हो तो निर्वात में किया गया, एक प्रैक्टिकल था, निर्वात में किया गया। आपके सामने एक प्रैक्टिकल है जो कि किसके बीच में किया गया, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, किसमें, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इनके बीच में किया गया। 2 पॉइंट चार्जेस मतलब बिंदु आवेशों के मध्य किया गया एक्सपेरिमेंट। अब बिंदु आवेश की बात करें, बिंदु आवेश कोई से भी हो सकते हैं, प्लस प्लस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, माइनस प्लस भी हो सकते हैं, और माइनस माइनस भी हो सकते हैं। तीसरी चीज, हमने दो चार्ज को लिए, तो वहां पे जो उनके बीच में फोर्स आए, क्योंकि आपको पता है कि दो चार्ज के बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, मतलब बिल्कुल उनका जो व्यवहार है समान प्रकृति का है, तो प्लस प्लस के बीच में या माइनस माइनस के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा या रिपल्शन का फोर्स होगा। तो हम यही से बात करें कि अगर हमने दो चार्ज लिए, तो उनके बीच में लगने जो फोर्स आया वो क्या आया, ये जो फोर्स आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज, ठीक। मतलब एक लॉ को फॉलो करता है, जिसमें क्या बोलते हो आप, इसको आप बोलते हो मल्टीप्लिकेशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ। अब इस लॉ के दम पे आप कहानी कर सकते हो, कैसे, आपको पता लग जाएगा इफ यदि Q1 into Q2 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, या तो दोनों के दोनों चार्ज आप पॉजिटिव लो, या दोनों के दोनों चार्ज आप नेगेटिव। तभी भैया Q1 Q2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है। अगर दोनों चार्ज दोनों के दोनों पॉजिटिव कौन से ले लो, या दोनों के दोनों नेगेटिव ले लो, तभी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी। अगर आप ये देखते हो तो जो फोर्स आएगा, ऑब्वियसली बात है, देखने से ही दिख रहा है कि जो फोर्स आएगा वो रिपल्शन का फोर्स, रिपल्शन फोर्स मतलब प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर यही चीज इसी के नाम पे बात करेंगे, Q1 Q2 लेस देन 0, तो क्या हो सकता है, प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस। तो ये कब हो सकता है, जब फोर्स कैसा लग रहा हो, अट्रैक्शन का, आकर्षण का बल लग रहा हो, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा हो। बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मैंने लिखी है ना, इसके दम पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर आपके सामने दो चार्ज दिए गए हैं, अगर उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वही, अब आजकल में सिंपल चीजें नहीं पूछी जाती कि आपको सिंपल पूछेगा, अच्छा प्लस और माइनस देके बोलेंगे, नहीं भैया, वो मल्टीप्लिकेशन को तुमको पता है कि जो कूलॉम्स लॉ है वो मल्टीप्लिकेशन लॉ को फॉलो करता है। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ को फॉलो करता है, Q1 into Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 लेस देन 0 के हिसाब से काम करेगा। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होने पर कौन सा फोर्स लगता है बेटा, रिपल्शन का लगता है, और Q1 Q2 लेस देन 0 होने पर फोर्स कौन सा, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। बेटा जब क्वेश्चन आएगा, आपने स्टूडेंट वेक्टर इंस्टीट्यूट से चिल्लान के प्रोटीशन का लेक्चर देख रखा होगा, तो आपके दिमाग में फटाक आएगा, आप टिक करोगे, बोलोगे सर ने बहुत
तो बेटा इसी वजह से बोल रहा हूँ, बहुत बेसिक चीजें हैं नीट 2023 और जेईई मेन 2023 के लिए। बेटा हम लोग आपके लिए तत्पर इसी चीज के लिए हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपसे बात करें जो कूलम्बिक फोर्स है, इसको आप कूलम्बिक फोर्स बोलते हो। ये जो कूलम्बिक फोर्स आ रहा है, कूलम्बिक फोर्स, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? दोनों चार्ज के बीच में जितनी भी डिस्टेंस होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/r² के, मतलब क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको फॉलो करता है। तो कोई आपसे बोला कूलम्बिक लॉ किस लॉ को फॉलो करता है? भैया दो लॉ को फॉलो करता है, तो मल्टीप्लिकेशन लॉ है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो हमारे पास क्या आ गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। या अगली बात करते हैं यहाँ, अब इन दोनों को मिला, एक तो पहला आपने इसको देखा, एक दूसरा आपने इसको देखा, इन दोनों लॉ को मिला तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये आ गया नहीं आ गया? क्लियर सी बात। अब आपको भी पता है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और जब वो कांस्टेंट आता है तो वो कैसे आता है? F इक्वल टू यहाँ पे K Q1 Q2 बाय R²। या ये K क्या है? इसको अपन बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, या इसी को आप कूलम्बिक कांस्टेंट बोलते हैं। कूलम्बिक कांस्टेंट। बस बेटा यही सारी की सारी कहानी गणना स्टार्ट हो जाती है। तो हम दो चार्ज बनाते हैं, एक तो Q1 बनाया और एक यहाँ पे हमने Q2 बनाया, और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस थी वो r ले ली। Q1 Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज। मैं आपको ये तक इसलिए बताऊंगा कि पॉइंट चार्ज क्यों ले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पहले आपको समझना जरूरी है कि समय क्यों कूलम्ब लॉ का बोला गया, क्यों एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में किया गया, क्यों ऐसा चीजें बोली गई। तो यहीं से बात करते हैं हमारे पास। तो यहाँ से आगे F बराबर इस K की जो वैल्यू होती है, वो K की वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पे। K की वैल्यू जो ली जाती है बेटा, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है 9 × 10⁻⁹। K की वैल्यू कितनी? 9 × 10⁻⁹। याद करने की जरूरत है K बराबर कितना निकालोगे? अगर मैं इस इक्वेशन को फॉलो करूं, अगर मैं इस इक्वेशन को बोलूं कि थर्ड इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास K की वैल्यू कितनी आएगी? F × r² डिवाइडेड बाय Q1 Q2। ये तो यहीं से आपसे आ गया कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? न्यूटन × मीटर² डिवाइडेड बाय कूलम्ब का स्क्वायर। तो कोई आपसे बोले बेटा K की वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिखोगे? 9 × 10⁻⁹ लिख के नहीं समझाओगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा? न्यूटन × मीटर² डिवाइडेड बाय कूलम्ब का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी K की वैल्यू एक और होती है, जिसको आप क्या लिखते हो? 1/4πε0 न्यूटन × मीटर² डिवाइडेड बाय कूलम्ब। ये भी आप, ये भी K की वैल्यू। अब ये दो जनरल वैल्यू है, तो आज के वक्त में सब बताते हैं K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। K की वैल्यू 1/4πε0 न्यूटन × मीटर² डिवाइड बाय कूलम्ब स्क्वायर। ये सब जनरल यूज बता देते हैं, ठीक है? आप नोट कर लिया होगा, इसको यहाँ तक नोट कर ले। अब आपको एक शानदार बताऊंगा जो कि आने वाले नीट 2023 में, जेईई में 2023 में पूछा जा सकता है। फटाक से नोट कर ले बेटा, फिर हम काम करते हैं ऐसा। अब देखिए यहीं से आगे, अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो K की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। तो ये कूलम्ब लॉ को लिखने का तरीका, ठीक है? तो ये हो गया, मैं मेथड 1 लिख रहा हूँ, M1 मेथड 1। M का मतलब क्या है? तरीका पहला। ठीक, दूसरा तरीका कूलम्ब लॉ को लिखने का तरीका, यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय r², ये सेकंड मेथड। M2 लिखने का तरीका, ठीक। तीसरी बात करते हैं, अब यहीं से हमारा काम करना चालू करते हैं। आपने K की वैल्यू निकाली, K बराबर आपने बोल दिया कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन × मीटर² डिवाइड बाय कूलम्ब का स्क्वायर होता है। भैया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन × मीटर²। कूलम्ब को क्या लिख सकते हो? कूलम्ब को आप एम्पियर × सेकंड भी लिख
लिख सकते हो कि 1 कूलम बराबर एम्पियर इनटू सेकंड जो होता है, तो आपने लिखा एम्पियर इनटू सेकंड का होल स्क्वायर, ये भी तो यूनिट है। न्यूटन में क्या लिख सकते हो, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा देखना, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पियर इनटू सेकंड का स्क्वायर। आप देखो मीटर क्यूब बन गया, तो ऊपर क्या लिखोगे, किलोग्राम इनटू मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय एम्पियर इनटू सेकंड की पावर 4, एम्पियर का स्क्वायर सेकंड की पावर। ये लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो। तो ये सब किसकी हैं, k की वैल्यूज। अब जरा k के हिसाब से बात करें, यहीं पे k बराबर आपने लिखा 1/4πε0। मैं इससे पहले चीज कराता हूं, मान लो आपको बोला गया c, आपसे बोला गया फाइंड, क्वेश्चन देखना, फाइंड k in terms of velocity of light, velocity of light। बेटा ये नीट 2023 में पूछा जा सकता है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, हम सिर्फ वही क्वेश्चन कराते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो नीट 2023 में, जेईई में 2023 में पूछे जा सकते हैं, इनकी संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट फैक्ट्री काम ही अपने स्टूडेंट के लिए करता है। नाम ही क्या रखा है, स्टूडेंट फैक्ट्री, मतलब एक ऐसी फैक्ट्री जहां से नीट और आईआईटी जेईई के मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट निकल सके। तो हम काम उस पे करते हैं बेटा। लोग बात फैक्ट्री सुन के ये सोचते थे अरे ये तो किसी चीज की फैक्ट्री होगी, नहीं भैया, ये नीट और आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स निकालने की फैक्ट्री है कि बच्चे आए, मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेक्शन लें और फिर खुश होकर जाएं यहाँ से, और फिर वापस मिलने आए ताकि दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करें कि बेटा आओ और ज्वाइन करो और एज सून एज पॉसिबल अपना सिलेक्शन पाओ। तो यहाँ से देखते हैं कि आपने कहा सी, लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, सी का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻16 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई। अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो k को लिखना है ना मुझे वेलोसिटी ऑफ लाइट की टर्म के अंदर, तो मैं यहाँ k को लिख रहा हूँ आपके सामने, जरा देखिए बेटा, k को लिखते हैं यहीं से, k बराबर कितना होता है 9 × 10⁻9। अब मेरे पास क्या है, 9 × 10⁻16। मैं क्या करूँ, अगर मैं 10⁻−7 से 9 × 10⁻16 को मल्टीप्लाई करा दूं, तो मैं फिर से कहां पहुंच जाऊंगा, 9 × 10⁻16 में से 7 में कितना आएगा, 16 में 7 गया 9, तो मेरे पास कितना आ गया 10⁻−7 × c²। ये देखो k को लाइट की वेलोसिटी की टर्म में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ऐसे तरीके से लिखा जाता है। दूसरी बात आती है, आपने एक और टर्म देखी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। मैंने अभी तक इसके बारे में मुंह नहीं बोला था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ बेटा आपके लिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्रीज, ठीक है, फ्रीज में निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं इसे, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको ये बोला जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12, ये इसकी वैल्यू होती है। आप तो देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, k का उल्टा, मतलब ये किसके बराबर है, 1/4πk। अब 4π तो नियतांक है, ऐसे तो k भी नियतांक है, लेकिन k के पास सीमा है, k के पास क्या है, यूनिट है अपनी, लेकिन 4π के पास कोई यूनिट थोड़ी होती है। जब यूनिट नहीं है तो k की यूनिट का उल्टा ही आएगा, वो भी 1/k है ना, तो जो यूनिट कितनी है, न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख पाओगे, यहीं से इसको आप लिख पाओगे कूलम का स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर बटे में न्यूटन × मीटर का स्क्वायर। तो इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिखते हैं, लगभग लिख लेते हैं 9 × 10⁻12 कूलम का स्क्वायर × न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट को आप ऐसे लिख सकते हो 1/4πk और यहाँ से कूलम का स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन × मीटर का स्क्वायर। ये कूलम है, सीधी लेता हूँ ताकि आपको बेनिफिट रहे। अब बात आती है कि एप्सिलॉन नॉट को भी किसकी टर्म में लिखो, लाइट की वेलोसिटी की टर्म में लिखो। सब एप्सिलॉन नॉट को लिखा, मैंने फिर आपसे बोला डिफाइन, फिर क्वेश्चन पूछा डिफाइन एप्सिलॉन नॉट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिर से पूछा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो फिर आपने बोला सर एक काम करते हैं, c का स्क्वायर करते हैं, मैंने कहा
से बेटा 9 into 10 raised to power 16 आ जाए। आ गया। अब एप्सिलॉन नॉट को लिखना है ना, तो क्या करूं, 10 raised to power -28 के साथ मल्टीप्लाई कराऊं 9 into 10 raised to power 16 को, मुझे क्या मिल जाएगा 9 into 10 raised to power -12 मिला कि नहीं मिला। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाती है 10 raised to power -28 into c स्क्वायर। क्या तो बेटा इन पे फोकस रखो, ये है नीट 2023 और जेईई में 2023, ये है आपके पास जेईई 2023। तो आप इन पे फोकस रखो। अब आप इसी के टर्म के हिसाब से देख सकते हैं। भाई कोई मेरे से बोले सर गलत दिखा रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई बोले स्टूडेंट बोले या कोई भी बोले, तो मैं उसको एक प्रूफ देता हूँ। यहीं से देखते हैं। देखना बेटा, आपने के को क्या लिखा, आपने के की वैल्यू क्या लिखी, जरा देखना बेटा। के की वैल्यू आप लिख के आए थे 9 into 10 raised to power 9 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख के आए 9 into 10 raised to power -12। तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा के अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशियो कितना होगा, किसान चक्रवर्ती आपसे पूछ रहा है कि के अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशियो क्या होगा, तो के की वैल्यू कितनी है 9 into 10 raised to power 9 और ये वैल्यू है 9 into 10 raised to power -12। 9 से 9 काटा कितना आया 9 + 12 मतलब 10 raised to power 21, यही है। अब मैं यहीं से आपसे बात कर रहा हूं के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी आपने लिखा 10 raised to power -7 into c स्क्वायर और यहां लिखा 10 raised to power -28 into c स्क्वायर। काटो 10 raised to power -7 + 28 करो, साला 10 raised to power 20 बनाया। कौन साला गलत कहेगा, कौन साला गलत कहेगा? प्रूफ कर दिया आपके सामने कि नॉर्मल वैल्यू से भी लेके आओगे तब भी 10 raised to power 21 का रेशियो आता है, और अगर आप लाइट की वेलोसिटी की टर्म में लेके आओगे तब भी 10 raised to power 21 का रेशियो आता है। इसका मतलब ये बात परफेक्ट हो गई ना कि साहब नीट 2023 और जेईई में 2023 से पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है। भाई साहब ये तो बात है, आपको नोट ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से काम होता है। तो बेटा इसको और इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लेना, बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना, जैसे मैं स्टार मार्क कर रखे हैं वही काम करना है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, यही थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। यही से अब मैंने आपको दो मेथड बता दिए, किसके, कूलॉम्स लॉ के। जरा तीसरा मेथड देखें। F बराबर यहां से लिख सकता हूं मैं 10 raised to power -7 into c स्क्वायर q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर लिख सकता हूं ना मैं। इसको मैं लिख रहा हूं m3 m, यहां से क्या लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 10 raised to power -28 c स्क्वायर q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये लिख लिया बेटा m4 लिख सकता हूं ना। देखते चलो आप कितने शानदार तरीके से जा रहे हैं। ये मेथड है, ये है कि नहीं है, यहीं से आप काम कर सकते हो, ये भी बात है। अब देखो जिन्होंने 12th पढ़ रखी है, ठीक नहीं पढ़ रखी, जरा देखें दिमाग लगा के। एक और चीज होती है, ये होती है आपके पास लाइट की वेलोसिटी की टर्म में c स्क्वायर बराबर होता है 1/μ0 into एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। लेकिन ये किसके लिए होती है, ये मैग्नेट के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए होती है। जैसे ये वाली किसके लिए थी, परमिटिविटी, परमिटिविटी इसकी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की थी, लेकिन किसके लिए, ये आपके थी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। ऐसी क्या होती है, मैग्नेटिज्म के लिए कौन सी थी, इसको परमिटिविटी बोलते हैं। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, मैंने बोला आपसे पहले बोला ब्रांच कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैं आपको इलेक्ट्रिक भी दिखा रहा हूं, मैग्नेटिक भी दिखा रहा हूं। तो भैया ये भी एक रिलेशन होता है, c स्क्वायर बराबर 1/μ0 into एप्सिलॉन नॉट। अब जरा इसी चीज को देखें यहां से, तो हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं 1/μ0 into c स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये वाली वैल्यू हो गई। तो यहीं से बात करें f इक्वल टू, मैथड बना के लिखें, k की वैल्यू लिखो या उसकी लिखो, आप सीधे से लिखो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना लिखोगे 1, अब यहां से कितना आएगा ऊपर की साइड μ0 into c स्क्वायर into q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब जो बच्चे देख रहे हैं, जो टारगेट बैच के होंगे, उनके दिमाग में फटाफट से दौड़ गया होगा कि सर μ0 की वैल्यू तो हमने जो पढ़ी है वो 4 पाई into 10 raised to power -7 फटाफट से दौड़ गया होगा उनके दिमाग में, और यहां आते उनके दिमाग में आ गया होगा सर अगर इस वैल्यू को रख देंगे 4 पाई into 10 raised to power -7 into c स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई
स्क्वायर आ गया। शशांक सर आपने तो बिल्कुल सही बात बोल दी और सही करके आपने प्रूफ भी कर दिया। देखो अब इसको मिला दो, तो इसका मतलब आप देखो मैग्नेटिज्म से उठा के इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाल दिया और इसी चीज को दिखा दिया, और ये नया मेथड भी आ गया कूलॉम्स लॉ को दिखाने का। तो आप खुद देख सकते हो कि शानदार में शानदार बनते जा रहे हैं। कूलॉम्स लॉ दिखाने के दो तरीके दिखाए, फिर कूलॉम्स लॉ 3, फिर 4, फिर 5, बेटा ऐसे ही ऐसे यही तो चीजें बेटा नीट 2023 और जेईई मेन 2023 यही तो फायदा है। इसी चीजों को तो देख के काम करा जाता है बेटा। तो आज के लेक्चर की समाप्ति हम यहीं कर रहे हैं। मुझे समझ में आ गया होगा आप सभी को, मुझे तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टूडेंट फैक्ट्री इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए, अपने उन बच्चों के लिए हमेशा से रहा है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। हम हमेशा से हमारे जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं हम चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शन हो। तो बेटा हम सिर्फ आपके लिए ही काम करेंगे। इवन आजकल हमने ऑफलाइन क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंटल बेस भी पढ़ाना स्टार्ट किया, तो ये पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। जैसे हमने वर्क एनर्जी, जो वर्क पावर एनर्जी आता है उसको हमने वहाँ पे क्या करा, एक्सपेरिमेंटल लिखा है, बॉल लेके एक फॉर्म का टुकड़ा लेके हमने सबको वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कर दिया। केमिस्ट्री में भी हम यही काम कर रहे हैं। तो बेटा आए ज्वाइन करें, अगर आप लोग दूर हैं तो ऑनलाइन भी ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपकी दीपावली खुशियों से भरी होगी और आगे भी हम आपसे उम्मीद करते हैं और आगे हम आप लोगों के लिए डेडिकेशन भी दिखाते हैं कि आपका नीट 2023 में या जेईई में 2023 में सिलेक्शन हो, ताकि आप खुश होकर हमारे को बोलेंगे सर शशांक सर, अंजलि मैम आप लोगों की वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जस्ट इसके आगे से काम करेंगे और भी मेथड दिखाऊंगा कूलॉम्स लॉ के, इंतजार करते रहिए और ग्राफिकल भी काम पे करेंगे। ठीक बेटा, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।